तो उस सेशन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जिसमें एक पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। उसमें पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सीखे थे फोटो बनाना, और इसको हाथों से हम ड्रॉ किए थे। नर जनन अंग या नर जनन तंत्र का पिक्चर बना लिए थे, फोटो बना लिए थे। फोटो बनाने के बाद जितना हम नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो जितना हम नाम लिखे हैं, वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन और ग्लांस प्रीप्यूस, मूत्रमार्ग, इन तमाम बातों को आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और शुरू करते हैं हम वृषण कोश से। तो यहाँ से चर्चा करना शुरू करेंगे, तो सारे एक एक इसके पार्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषण कोश का। वृषण कोश, देखिए वृषण कोश हमारा हेडिंग है, मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव जनन तंत्र का जब सचित्र वर्णन करेंगे, यानी कि उसका चित्र बनाना है, चित्र बना के जितना नाम लिखे है उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है वृषण कोश। तो वृषण कोश को पहले समझिए, वृषण कोश क्या है। वृषण कोश, वृषण कोश इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्कर्टम। स्कर्टम, तो वृषण कोश को समझिए। जैसे हम समझे कि यहाँ एक कोई मानव है, तो इस मानव में जो वृषण कोश होता है, यानी कि मैंने ये फोटो बनाया था, तो इसमें ये जो वृषण कोश होता है, कोश का मतलब खजाना जिसमें वृषण मौजूद होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। इसका खासियत क्या होता है, वृषण कोश एक विशेष पेशी से बनी होती है। तो समझ लीजिए वृषण कोश, तो वृषण कोश एक तो उसमें वृषण मौजूद होता है, वृषण कोश में ही वृषण मौजूद होता है, जिसको टेस्टिकल बोलते हैं प्लूरल में, सिंगुलर में बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिकल्स छोटे छोटे ट्यूब होते हैं तो जो इसमें मौजूद होते हैं। तो वृषण कोश क्या है, तो वृषण कोश एक थैलीनुमा रचना है, थैली जैसा इसका संरचना होता है। वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें वृषण मौजूद होता है, और यह एक विशेष पेशी से बनी होती है जो ठंड के दिनों में सिकुड़ जाती है और गर्मी के दिनों में ये फैल जाती है, यानी कि इसका ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। क्योंकि जो इसमें टेस्टिस होते हैं, इस टेस्टिस में ही शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से अप्रोक्स 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और उसी कम तापमान चाहने के लिए ही इसको हमारे शरीर से बाहर फिट किया गया है, यानी कि ये शरीर के अंदर नहीं होता है। इसी टेम्परेचर मेंटेन के लिए ये शरीर के बाहर फिट हुआ है। तो वृषण कोश में देखिए क्या क्या लिखिएगा आप, वृषण कोश में आप क्या क्या लिखिएगा इसको समझिए। वृषण कोश में हम लिखेंगे कि वृषण कोश यह एक थैलीनुमा संरचना है। फर्स्ट में लिखेंगे कि यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। दूसरा इसका खासियत है, यह एक थैलीनुमा संरचना है। दूसरा, यह ठंड के दिनों में, ठंड में आइए कहें कि कम तापमान में ये ठंड के दिनों में सिकुड़ जाती है, यह सिकुड़ जाता है तथा गर्मी में फैल जाता है। इसका विशेष खासियत है कि जो टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस होता है
ये वृषण कोश जो होता है ये कोल्ड, जहाँ भी ठंड रहेगा वो यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि हॉट गर्मी आएगा तो उस समय ये फैल जाएगा। एहसास कीजिएगा कि गर्मी के दिनों में ये जो वृषण कोश है ये फैल जाता है और ठंड के दिनों में सिकुड़ जाता है। ये इसका विशेषता है। ये फैलता सिकुड़ता इसलिए है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये वृषण कोश के बारे में ये बातें रहा। ये एक थैलीनुमा संरचना है, ये ठंड में सिकुड़ जाता है तथा गर्मी में फैल जाता है। इस प्रकार यह तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित कर स्पर्म या शुक्राणु बोले स्पर्म निर्माण में सहायक होता है। स्पर्म निर्माण में सहायक होता है। तो इसकी 3 विशेषता आप लिखिएगा। वृषण कोश में क्या क्या खासियत होता है। तो ये गर्मी के दिनों में फैल जाएगा, ठंड में सिकुड़ेगा, और ये सिकुड़ना फैलना ये इसलिए करता है कि टेम्परेचर को नियंत्रित करता है जिससे कि शुक्राणु बन सके। शुक्राणु चूँकि न तो ज़्यादा तापमान पे बनेगा ना ही कम तापमान पे, एक उसका लिमिट होता है कि इतना ही टेम्परेचर पे बनेगा। ये वृषण कोश के बारे में हम इतनी बातें सीखे। उसके बाद वृषण कोश के बाद उस फोटो में देखिएगा तो वृषण कोश के बाद आएगा ये, वृषण कोश के बाद हमारा आएगा वृषण। चूंकि वृषण कोश इसलिए बोलते हैं कि वृषण इसमें मौजूद होता है। जैसे सोना जहाँ मौजूद होगा, जिस खजाना उसको सोना कोश बोलेंगे, उसी प्रकार वृषण इसमें मौजूद होता है तो इसको वृषण कोश बोलते हैं। वृषण कोश के बाद हम ड्रॉप करेंगे वृषण के बारे में और वृषण पे चर्चा करेंगे कि वृषण क्या है। देखिए वृषण क्या है उसको देखिए। वृषण कोश हो गया, इसी पे अब समझते हैं हम लोग वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। तो इसको हम इरेज करते हैं इसी पे, पेज की कमी। वृषण कोश जैसे कि हम लोग समझ लिए, और वृषण कोश के बाद हम बोले थे कि वृषण के बारे में समझेंगे। देखिए वृषण के बारे में समझते हैं हम यहाँ पे। तो वृषण के बारे में जब हम समझेंगे तो वृषण टेस्टिस इसको बोलते हैं, टेस्टिस वृषण। ये जो मैंने बार बार संरचना इधर बना रहा हूँ ये वृषण कोश, और इसमें जो छोटे छोटे 2 बॉल होते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग वृषण। इसको वृषण बोलते हैं। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो जब वृषण को हम लोग समझेंगे तो ये माना जाता है कि मानव या मेल या पुरुष नर जनन अंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है। ये ग्रंथि और अंग दोनों की तरह कार्य करता है। यानी कि ये जब ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो इससे हार्मोन निकलते हैं, और जब ये अंग के रूप में कार्य करता है तो इसमें स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। तो दोनों के रूप में यह कार्य करता है मानव जनन अंग में। तो इस दोनों के रूप में कैसे कार्य करता है। तो वृषण ये एक बोले, वृषण जो है यह एक अंग भी है और यह ग्रंथि भी है। ये ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है और अंग के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि ये ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है और एक यह अंग के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि एक ग्लैंड्स एक ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है और एक ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है। जब ये ग्रंथि के रूप में कार्य करता है तो इसमें स्पर्म बनता है। बार बार गलती हो रहा है। ये जब ग्रंथि के रूप में कार्य करेगा, यानी कि ग्रंथि के रूप में कार्य करेगा तो इससे हार्मोन स्रावित होगा। हार्मोन इससे स्रावित होगा। जब ये अंग के रूप में कार्य करेगा तो इससे स्पर्म निकलेगा, यानी कि इसमें स्पर्म बनेगा। जब भी ये अंग के रूप में कार्य करेगा तो ये स्पर्म का निर्माण करेगा। स्पर्म या बोले तो शुक्राणु का निर्माण करेगा। शुक्राणु का इसका निर्माण करना काम होता है। जब ये हार्मोन निकालता है
तो इससे एक विशेष हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, चूंकि इसको यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको हार्मोन और ग्रंथि में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया कि जो वृषण है ये पुरुष का मुख्य जनन अंग इसको बोलेंगे, जो ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है और अंग के रूप में भी कार्य करता है। ग्रंथि के रूप में कार्य करेगा तो इससे हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, यानी कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन जब स्रावित होने लगता है तो उसकी मूछें आएगी, उसकी दाढ़ी आएगी, उसका आवाज़ भारी होगा और उसका शरीर मजबूत होगा, हड्डियों का विकास होगा, मांसपेशियों का विकास होगा। जो पहले सख्त मुलायम मांसपेशियां होती है वो मजबूत होगा। ये काम है टेस्टोस्टेरोन का, यानी कि इसको गौण बोलते हैं। गौण सेकेंडरी कहने का मतलब है जो औरों से पुरुष को अलग बनाता है। कोई ऐसा भी पुरुष होता है जिसकी मूछें ही नहीं आती है, यानी कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो फिर उसको झांक के देखना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान दिया जाता है कि ये जो वृषण है ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगा और अंग की तरह भी। जब भी अंग की तरह कार्य करेगा तो इसमें शुक्राणु बनेगा, ग्रंथि की तरह कार्य करेगा तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, जो कि बोले तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। अब इसके बारे में हम लिखते हैं वृषण के बारे में हम लोग क्या क्या लिखेंगे उसको समझिए। तो वृषण यह मानव या पुरुष का बोले, यह पुरुष का मुख्य जनन अंग है। यह पुरुष का मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है। यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ये मुख्य जनन अंग है जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। और क्या होता है, तो यह ग्रंथि तथा अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। ग्रंथि तथा अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, यानी कि प्रत्येक पुरुष में 2 होते हैं। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। ये तमाम बातें रही वृषण के बारे में। तो मैंने बता दिया कि वृषण जब हार्मोन ग्रंथि के रूप में काम करेगा तो हार्मोन को स्रावित करेगा। क्योंकि हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ बस वृषण के बारे में इतना जानेंगे कि ये मुख्य जनन अंग है। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, यह ग्रंथि और अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, यानी प्रत्येक पुरुष में ये 2 की संख्या में होता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। जानवर में भी लगभग एक जोड़ी। और हाँ, एक विशेष बात है कि इसी वृषण को जब किसी बकरे में या बोले तो बैल, जिसको बधिया हम लोग बोलते हैं, जैसे किसी सांड से काट के और इसी वृषण को निकाल दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं बैल। बैल खाने का मतलब है कि उसमें वृषण काट के निकाल दिया गया है बाहर, और जिसमें से बाहर नहीं निकलता है उसको हम बोलते हैं सांड। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि वृषण क्या होता है और वृषण का क्या क्या कार्य होता है, तमाम बातों का हम लोग चर्चा किए। अब वृषण के बाद हम लोग चलेंगे अधिवृषण पे। देखिए अधिवृषण क्या क्या होता है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अधिवृषण मैंने इसी पे बताया था कि वृषण से ही चिपकी हुई नालिकाएं होती है। वृषण पर ही चिपकी हुई नालिकाएं होती है, जिसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। इसी पे चिपकी हुई नालिकाएं होती है अधिवृषण।
तो जब अधिवृषण के बारे में हम लोग समझेंगे तो इसका कार्य समझ ले वृषण के बारे में। देखिए अधिवृषण क्या है। अधिवृषण 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 यानी कि एपिडिडाइमस, यहाँ लिखे हम अधिवृषण। अधिवृषण एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस का जब हम चर्चा करेंगे तो ये जो नर जनन अंग होता है ये टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के ऊपर जो संरचना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। तो पहले समझिए कि इसका कार्य क्या होता है अधिवृषण का, उसके बाद इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो वृषण कोष जिसमें वृषण मौजूद होता है, वृषण जो अंग की तरह भी कार्य करता है और ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। जब वो अंग की तरह कार्य करता है तो उसमें से निकलता है, उसमें बनता है स्पर्म, और जब वो ग्रंथि की तरह कार्य करता है तो उसमें से स्रावित होता है हार्मोन, और हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ये वृषण कोष के बाद वृषण, और वृषण के ऊपर जो चिपका होता है अधिवृषण। और अधिवृषण का देखिए अधिवृषण में क्या क्या होता है। तो जो शुक्राणु बनता है वृषण में वो अधिवृषण में ही एकत्रित होता है, यानी कि यहाँ पे शुक्राणु बना, शुक्राणु बनने के बाद वो स्टोर होता है अधिवृषण में, यहाँ पे एकत्रित होगा। अप्रोक्स 2 मंथ तक, 2 महीने तक यहाँ पे एकत्रित होता है। कहाँ पे एकत्रित होता है? तो अधिवृषण में। यहीं पे वो डेवलप होता है, यानी कि उसका पालन पोषण बोले तो डेवलप होता है, वहाँ पे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उसका वृद्धि और विकास होता है। यानी कि स्पर्म का बन जाना ही बड़ी बात नहीं है, स्पर्म बनने के बाद उसका परिपक्व होना, उसका बढ़ जाना, यानी कि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट मजबूत होना, मेच्योर होना ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक मेच्योर नहीं होगा तब तक वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। जनन में तो भाग लेगा, लेकिन चूंकि कोई भी एग उससे फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका डेवलप करना भी जरूरी है। तो जब ये बनेगा वृषण में बनने के बाद ये चला जाता है अधिवृषण में। अधिवृषण में स्टोर होता है, वहीं पे ये परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, इसका वृद्धि और विकास होता है, और ये निषेचन के लायक बनता है। बनते समय निषेचन लायक नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये निषेचन के लायक बन जाता है। ये तमाम बातें हम लोग सीखे, अब इसको हम लिखते हैं। तो अधिवृषण में क्या क्या होता है, तो जब समझिए इसमें अधिवृषण में क्या होता है। अधिवृषण में होता ये है कि अधिवृषण, तो इसमें स्पर्म एकत्रित होता है, इसमें स्पर्म एकत्रित होता है, इसमें शुक्राणु, इसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं, इसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। कितना दिन तक? लगभग 2 मंथ्स तक इसमें एकत्रित होकर रहते हैं शुक्राणु। फर्स्ट बात, इसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं, और यहाँ शुक्राणुओं का वृद्धि एवं विकास होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। यहाँ शुक्राणुओं का वृद्धि एवं विकास होता है, और यहाँ शुक्राणु परिपक्व होकर, यहाँ शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनते हैं, निषेचन योग्य
निषेचन योग्य बनते हैं। हाँ, हमने समझा कि अधिवृषण में क्या क्या होता है। तो देखें कि अधिवृषण में यहाँ शुक्राणु एकत्रित होते हैं, यहाँ शुक्राणुओं का वृद्धि एवं विकास होता है, यहाँ शुक्राणु परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनते हैं, और यहाँ पर शुक्राणुओं का पोषण भी होता है। एक बात और लिखे, यहाँ शुक्राणुओं का पोषण भी होता है, यहाँ शुक्राणुओं का पोषण भी होता है, पोषण भी होता है। ये तमाम बातें यहाँ पे होती है शुक्राणु के साथ। कहाँ पे? तो अधिवृषण में बोले या फिर हम बोले एपिडिडाइमस में, ये तमाम बातें यहाँ होगी। और अब हम लोग अधिवृषण का चर्चा किए, वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण। अब जब अधिवृषण के बाद हम लोग बढ़ते हैं तो चर्चा आता है हमें किसका? तो अधिवृषण के बाद चर्चा आता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ये हम इसमें देखें, अधिवृषण के बाद ये वृषण कोश हो गया, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया। अधिवृषण के बाद हम लोग जाते हैं शुक्रवाहिका पे। अब चर्चा करेंगे हम लोग शुक्रवाहिका क्या होती है। देखिए शुक्रवाहिका के बारे में समझते हैं हम लोग। शुक्रवाहिका एक नली होती है। शुक्रवाहिका वास डिफरेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चूंकि इससे नली जो जुड़ी होती है, यहाँ पे प्रत्येक पे मैंने बना ही दिया है कि ये जो नली जुड़ी होती है टेस्टिस से, अधिवृषण से जाती हुई जो नली जाती है, इसी नली को हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है, इसके बारे में जब हम चर्चा करें तो पाते हैं कि शुक्रवाहिका एक नली होती है जो संकुचनशील होती है, लचीली होती है, और वो एक रास्ता होती है स्पर्म को ले जाने के लिए। उसी रास्ते से होकर स्पर्म आगे बढ़ता है। स्पर्म आगे बढ़ता है और ये मूत्र मार्ग तक जाता है बाहर निकलने के लिए। चूंकि स्पर्म में क्या क्या मिलेगा आगे हम लोग इसको धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्रवाहिका हम पढ़े तो यह तकरीबन, इसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकुचनशील नालिका होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकुचनशील यानी कि लचीली एक संकुचनशील नालिका होती है। इसी नालिका से होकर शुक्राणु आगे की ओर यात्रा करते हैं, आगे की ओर यात्रा करते हैं। यहाँ पे एक विशेष स्थिति बनती है कि जब पुरुष में नसबंदी होता है, महिला में भी नसबंदी होता है। तो पुरुष में जब नसबंदी होता है तो इसी वास डिफरेंस को, जिसको वेसेक्वेटोमी बोलते हैं, इसी नालिका को काट के और उसको धागे से बांध दिया जाता है। काट के ऐसे ही बांध दिया जाता है जिसके कारण यहाँ से स्पर्म आगे नहीं जा पाते हैं। और जब स्पर्म आगे नहीं जाएंगे तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो संभोग क्रिया करने के बाद भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट नहीं होगी या उसमें प्रेगनेंसी का स्थिति नहीं आएगा। चूंकि स्पर्म ही नहीं जाएगा, प्रेगनेंसी में स्पर्म ही भाग लेता है, वही फर्टिलाइज करता है, तो आगे नहीं जा पाएगा। तो शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ें। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकुचनशील नालिका होती है। इसी नालिका से शुक्राणु आगे की ओर यात्रा करते हैं। और इसमें दो बातें हम लिखें तो इसी को काटकर
इसी को काटकर धागे से बांध देना, इसी को काटकर धागे से बांध देना पुरुष नसबंदी कहलाता है। पुरुष नसबंदी कहलाता है। इंग्लिश में इसका नाम है वेसेक्वेटॉमी।